अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। दादू परेशान से इधर उधर घूम रहे थे रिया की तबीयत को लेकर। अशोक, पापा आप बैठ जाइए। दादू अशोक जी पर चिल्लाते हैं। मैं मना करता हूँ तुम्हें, देखो घर में क्या हो गया। प्रकाश, शांत हो जाइए दादू, पहले तो ये गुंडे 6 महीने से पहले बेड पर से उठने नहीं वाले। रिया ने इतना मारा है और जब ठीक होंगे तो मैं उन लोगों को वापस बेड पर पहुंचा दूंगा, और अब तो ये सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकलने वाले। दादू चुप हो जाओ, तुम सब लोग से दुश्मनी ही मोल लेते रहना। इतनी देर में रिया को होश आ जाता है और वो टाइम देखती है तो 9 बज रहे होते। वो जल्दी से उठती है और नहा कर रेडी होती है, लेकिन कमजोरी के कारण उसे जोर से चक्कर आ रहे होते हैं। अपने रूम से बाहर आती है रिया दादू से, दादू आज सोमवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। दादू, नहीं बच्चे, आपको चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए। रिया, नहीं दादू, आज मेरे भोले बाबा का व्रत है और आज मेरा व्रत का समापन है, तो मेरा मंदिर जाना बहुत जरूरी है। दादू, लेकिन रिया। अशोक, रिया चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आकाश गुस्से में, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तबीयत ठीक नहीं है, चला जा नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं और तुम्हें मंदिर जाना है? मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है, चुपचाप घर में बैठो, चोट लगी है तुम्हें। रिया, दादू पंडित जी मेरा वेट कर रहे होंगे, पूजा की सारी व्यवस्था हो चुकी होगी, इसलिए मैं जाऊंगी। रिया का हाथ बार बार सर पर जा रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि रिया को चक्कर आ रहे हैं। आकाश, तुम्हें समझने नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? अशोक, चलो मैं साथ चलता हूँ। आकाश गुस्से में, अजीब मुसीबत है, चलो मैं चल रहा हूँ साथ में। आकाश जानता था कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है। आकाश पापा की तरफ देखते हुए, अगर गिर पड़ी रास्ते में तो आप उठा कर लाओगे? आकाश रिया को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे मंदिर पैदल जाना है, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आकाश को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, फिर कहता है चलो, और दोनों पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मंदिर में पंडित जी ने पूजा की पूरी तैयारी कर रखी थी। रिया पूजा कर रही थी, लेकिन कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ रहे थे, तो आकाश पूजा करने में रिया का हेल्प करा देता है। रिया हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ आपकी महिमा अपरंपार है, आज मेरे सोमवार की आखिरी व्रत है और मेरे पति को मेरे साथ इस मंदिर में ले ही आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिया मंदिर की सीढ़ियाँ उतर ही रही होती है, उसी समय उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि आकाश उसे संभाल लेता है और अपना फोन निकालकर ड्राइवर को गाड़ी लाने को बोलता है और खुद रिया को गोद में लेकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रिया आकाश के गोद में बेहोश पड़ी थी। आज आकाश रिया को पहली बार इतने करीब से देख रहा था। सोच रहा था कि बड़ी अजीब सी ये लड़की, कभी तो अनपढ़ गंवार लगती है, कभी इतनी हाईटेक लगती है, कभी इतनी मासूम दिखती है, कभी इतनी खतरनाक। इतनी ही देर में ड्राइवर आ जाता है। आकाश रिया को गोद में लेकर गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ चल पड़ता है। में जब घुसता है तो रिया आकाश की गोद में बेहोश थी। लोग यह देखकर घबरा जाते हैं कि रिया को क्या हो गया। आकाश बोलता है, कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गई थी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और जाकर उसे बेडरूम में लिटा देता है। रिया को थोड़ी देर में होश आ जाता है, फिर उसको कनाडा से एक फोन आता है, तो वह कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिया, दादू मुझे कनाडा जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई है, अभी निकलना पड़ेगा। दादू, लेकिन रिया तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। रिया, दादू आप मेरी फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। आकाश को बहुत गुस्सा आता है और उसका हाथ जोर से पकड़कर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं, ठीक से चल पा नहीं रही हो और तुम्हें कनाडा जाना है, बेडरूम में जाकर रेस्ट करो। दादू, रिया तुम जाकर रेडी हो, मैं तुम्हें कनाडा तक छोड़ आऊंगा। आकाश गुस्से में, दादू आप इस लड़की की सारी बातें क्यों मानते हो? दादू, क्योंकि शादी से पहले रिया को एक ही शर्त थी, डोंट इंटरफेयर इन माई प्रोफेशनल लाइफ। नंबर 1 ऐसी ही नहीं मेहनत करती है, अब कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो जा रही है। आकाश, कहीं रास्ते में गिर पड़ी तो कौन संभालेगा? दादू, मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत कर। इतनी देर में रिया रेडी होकर हाथ में बैग लेकर आती है, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर रही होती है। तभी वह दादू से कहती है कि टीजे का फ़ोन कर दो, वो मेरी मीटिंग अटेंड कर ले। आकाश गुस्से में, लो दादू अब आप संभाल लो, जब मैं कह रहा था कि चोट बहुत गहरी लगी हुई है, आराम करना चाहिए ना, तो इस पागल लड़की को कुछ समझ आ रहा है ना? आपको कुछ समझ आ रहा है? भाड़ में जाओ आप दोनों।
यह बोलकर आकाश जाने लगता है। तभी दादू बोलते हैं, रिया को बेड पर तो लेटा दो, मुझसे उठाया नहीं जाएगा। आकाश रिया को उठाकर बेड पर ले जाता है और दादू से बोलता है, बहुत जिद्दी लड़की है। प्रकाश और अशोक क्राइम ब्रांच के साथ लगे हुए थे और सुभाषी के पास चंचल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग हॉल में बैठे थे। आकाश प्रकाश और अशोक की डांट रहा था, तुम लोगों की वजह से घर में इतनी बड़ी क्राइम होते होते रह गया। कितनी बार कहा है कि ऐसे मामलों से दूर रहा करो, लेकिन तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। अगर आज सुभाषी को कुछ हो जाता, मैं तुम लोगों को छोड़ता नहीं। अशोक था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि शरद ऐसा भी कर सकता है। वह तो भला हो उस बच्ची का जो समय पर आकर हमारी सुभाषी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रिया एप्पल खाते हुए आकाश और अशोक की बातें सुन रही थी। चंचल रिया का हाथ पकड़कर, आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हूँ, उसके बावजूद तुमने मेरी सुभाषी की इज्जत बचा ली। इस काम के लिए थैंक यू। सब बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। रिया एक फीकी सी स्माइल देती है और सामने रूम में जाने लगती है। तभी सुभाषी रिया का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए, मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा है, फिर भी आपने मुझे बचा लिया। आपको बहुत बहुत थैंक यू। रिया एकदम से सुभाषी का हाथ झटक देती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रिया चिल्लाते हुए, क्या करूं तुम्हारे थैंक यू का? मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का कोई हमदर्दी नहीं है। जो आज तुम्हारा हाल है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें अपनी मदद करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का फौज चाहिए। क्यों? क्या भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए हैं? क्यों चाहिए किसी और की मदद? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें अपने आप पे अपने भाइयों से कम समझती हो। पापा जज है, भाई क्रिमिनल लॉयर है, यह तो आए दिन चलता ही रहेगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी रोती ही रहोगी? चलो मान लिया तुम किसी को मार नहीं सकती, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो करना आना ही चाहिए। जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करता। तुम्हारे आसपास इतनी चीजें पड़ी थी, तुम कुछ भी चीज उठाकर उन क्रिमिनल को मार सकती हो, लेकिन नहीं, रोने से फुर्सत नहीं है। यह कलयुग है। इस युग में भगवान कृष्ण नहीं आते, खुद ही कलयुग दुर्गा बनना पड़ता है, खुद ही काली दुर्गा बनना पड़ता है। एक ठंडी सी सांस लेते हुए आराम से सुभाषी, प्लीज सेल्फ डिफेंड बनो। हर समय तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा, भाई, पति या बेटा तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं रह सकता, इसीलिए अपनी हेल्प करना खुद सीखो। और तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो मेरे लिए बस ये ही थैंक यू होगा कि सेल्फ डिफेंस सीखो। रोना हर समस्या का हल नहीं है। आकाश गुस्से में उंगली दिखाते हुए, ए लड़की, अगर हमारे हाथ खुले होते तो। अशोक, चुप आकाश, रिया ने कुछ गलत नहीं कहा है। रिया चंचल के पास जाकर बोलती है, मिसेस वर्मा, जिस आदमी ने आपको पकड़ा हुआ था वह बहुत कमजोर था। आप चाहती तो आप उससे अपने आप को छुड़वा सकती थी, लेकिन नहीं, टेंशन में दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं उससे लड़ रही थी तब आप खाली खड़ी थी। आप चाहती तो अपने पति और बच्चों का हाथ खोल सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बस रो रही थी। रोना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तभी उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मैं तो आपको भी कहूँगी, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। दादू, रिया बेटी, रिया उंगली दिखाते हुए चिढ़ाती है, आप तो चुप ही हो जाओ दादू, यह सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है आपकी, इतनी थर्ड क्लास। आखिर सिक्योरिटी को क्रैक करके ये गुंडे घर में घुसे कैसे? जिम्मेदारी कौन लेगा? यह कहते हुए रिया को फिर चक्कर आने लगते हैं और वह सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ जाती है। चंचल रिया को संभालती है और उसे उठाकर उसके रूम तक ले जाती है। वहाँ बैठे सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। 2 दिन बाद सुभाषी, रिया और आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगी? रिया, नहीं सुभाषी, मुझे सीखना आता है, सिखाना नहीं आता है। तुम प्लीज किसी मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट से सीखिए। यह कहकर रिया जाने लगती है तो प्रकाश बोलता है, रिया, कभी तुम्हें तुमसे ज्यादा ताकतवर इंसान मिल गया तो क्या करोगी? रिया, मैं उससे नहीं लड़ूंगी, मैं उससे बचूंगी। प्रकाश रिया का हाथ मोड़कर, तुम्हें कोई बचने का मौका नहीं दिया तो क्या करोगी? रिया, ध्यान से देखो सुभाषी कैसे अपने आप को छुड़ाती हूँ। रिया प्रकाश के पैर पर इतने जोर से मारती है कि वो रिया को छोड़ देता है
और फुर्ती से वहां रखे फ्लोर के पास प्रकाश के सर पर मारते मारते रुक जाती है। रिया, देखा सुमासी, एक और स्टेप है, मैं बताती हूँ। प्रकाश हाथ जोड़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। बस कर मेरी माँ। दादू, आकाश और अशोक की हंसी छूट जाती है। प्रकाश आकाश से बहुत खतरनाक आइटम है, कहाँ से ले आए हैं दादू, कहकर हंसने लगता है। दिन ऐसे ही निकल रहे होते हैं, सबका अपने अपने काम पर फोकस होता है। एक रात सब गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ रिया हाँफते हुए आती है। प्रकाश से बोलती है, प्रकाश आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? राशि कितनी बार आपको फोन कर चुकी है। यह सुनते ही प्रकाश चौंक जाता है कि रिया को राशि के बारे में कैसे पता। फिर अपना फोन चेक करता है जिसमें राशि के 9 मिस कॉल थे। प्रकाश राशि को फोन मिला ही रहा होता है कि रिया बोलती है, प्रकाश आप शिव मंदिर में पहुंचे, वहां पर इनफैक्ट राम राशि से जबरदस्ती शादी कर रहा है। प्रकाश, व्हाट? सब हैरानी से पूछते हैं कि राशि कौन है, तो रिया तपाक से बोलती है, आपकी छोटी बहू। प्रकाश अचंभे में रिया की ओर देखता है तो रिया नजरें झुकाकर धीरे से बोलती है, मुझे सबके बारे में सब पता रहता है। प्रकाश जल्दी से गाड़ी की तरफ जाता है तो आकाश कहता है, मैं भी साथ चल रहा हूँ। दादू बोलते हैं, मैं भी साथ चल रहा हूँ। रिया बोली, मैं भी साथ चलूँ। सब एक साथ जोर से कहते हैं, नहीं। शिव मंदिर में एक और मिस्टर सिंह का वादा हुआ था। उसी और 7-8 लोग गन और बाकी हथियार लेकर खड़े थे और एक तरफ इंस्पेक्टर राम राशि के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। राशि के चाचा मजे से एक और बैठकर शादी का नजारा देख रहे थे। तभी प्रकाश की गाड़ी आकर वहां रुकती है। सब गाड़ी से बाहर आते हैं। प्रकाश को देखकर राशि की जान में जान आती है। मिस्टर सिंह चिल्लाते हुए, सर ये इंस्पेक्टर मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी कर रहा है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। प्रकाश मंडप में पहुंचकर राशि को वहां से उठाता है। राशि प्रकाश को रोते हुए गले से लग जाती है। मंदिर में आकाश, प्रकाश, अशोक और इंस्पेक्टर राम और उसकी आदमियों से बहुत लड़ाई होती है। राशि अपने पापा के बंधे हाथ और पैर खोलती है। राशि के चाचा सबको देखकर वहां से घिसक लेता है। दादू, प्रकाश तुम मंडप से राशि को लेकर शादी करने के लिए बैठो, लोगों को संभालते हैं। प्रकाश राशि से उसी मंडप में उसी समय शादी कर लेता है। मिस्टर सिंह को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका बॉस उसकी बेटी से शादी क्यों कर रहा है। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर राम प्रकाश पर गोली चलाता है, लेकिन मिस्टर सिंह उस गोली के सामने आ जाते हैं। राशि चिल्लाती है, पापा। मिस्टर सिंह कहराते हुए, सर आपने मेरी बेटी से शादी कर ली है, मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। मेरी बेटी का ध्यान रखना, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है। प्रकाश, मिस्टर सिंह मैंने राशि से शादी करके आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं राशि से बहुत पहले से प्यार करता हूँ और राशि भी मुझसे प्यार करती है। बहुत दिनों से यह बात मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। आप प्लीज हॉस्पिटल चलिए, बाकी बातें बाद में होगी। आकाश, प्रकाश इनको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। मिस्टर सिंह, नहीं मेरा समय आ गया है। राशि को अपने पास बुलाकर बोलते हैं, मुझे खुशी खुशी विदा करो, और राशि का हाथ प्रकाश के हाथ में दे देते हैं। राशि की रोने के वजह से हिचकियां बन जाती है, जिस वजह से वह रुक रुक कर बोल रही थी, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बिना नहीं जी पाऊंगी। सिंह को सांसें टूट जाती है और राशि चिल्लाती है, पापा। आकाश मिस्टर सिंह के हाथ से नस देखकर नो मोर। रोते हुए राशि को अपने सीने से लगा लेता है। मिस्टर सिंह की मृत्यु से भी सभी दुख हो जाते हैं। राशि प्रकाश के सीने में छिपी रोते रोते बेहोश हो गई थी। प्रकाश राशि को ऐसे बेहोश देखकर घबराते हुए, आकाश भैया देखो राशि को क्या हो गया है। आकाश, वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल लेकर चल। घर पर रिया परेशान होते हुए इधर से उधर घूम रही थी। चंचल उसके कंधे पर हाथ रखती है, उसे रिलैक्स को कहती है, रिया पता नहीं वहाँ क्या होता होगा, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए। चंचल तुम शांत हो रहो, सब ठीक होगा, पापा का फोन कर लो। रिया, जी मिसेस वर्मा। अब चंचल को रिया के मुंह से मिसेस वर्मा सुनना अच्छा नहीं लगता था। चंचल को रिया अच्छी लगने लग गई थी। रिया दादू को फोन करती है और दादू रिया को मंदिर में हुई सारी घटना का हाल बता देते हैं। रिया भी मिस्टर सिंह की मृत्यु पर दुखी हो जाती है और दादू से कहती है, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ राशि को देखने के लिए।
रिया, चंचल और सुभाषी हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन राशि बेहोश थी। राशि की हालत देखकर रिया की आंखें भर जाती है और वो रिया को सिरहाने बैठकर राशि के सर संभालने लगती है। राशि को धीरे धीरे होश आ जाता है तो रिया को अपने पास देखकर रिया के रोते हुए गले लगती है। वहाँ सभी खड़े हो राशि को रिया से गले देख हैरान थे, लेकिन उसी समय किसी ने भी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अशोक, राशि, अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करना है। इस दुख की घड़ी में तुम्हारा ये परिवार तुम्हारे साथ है। सभी लोग मिस्टर सिंह की अंतिम क्रिया पूर्ण कर घर पहुंचते हैं। प्रकाश भी दुख में डूबी राशि को लेकर घर आता है। दादू, राशि बच्चे, तुम्हारे जीवन में मिस्टर सिंह जी की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन तुम इस फैमिली की अपनी फैमिली समझो। हमारी वर्मा फैमिली में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बेटी, हमारे परिवार के कुछ परंपरा, रिवाज, रस्में और प्रथाएं तो वो तुम्हें फॉलो करनी पड़े। अशोक, दादू की बात काटते हुए गुस्से में, फिर शुरू हो गया आपका प्रथा पुराण। कभी चुप भी रह लिया करो, टाइम और सिचुएशन को देख लिया करो। दादू झेपते हुए, सुबह बात करते हैं। रिया, तुम राशि को अपने रूम में ले जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी हॉल में बैठे हुए थे। अशोक, प्रकाश, इंस्पेक्टर राम का कुछ पता चला? कहाँ भाग गया? डैड, मैंने कमिश्नर अंकल से बात कर ली है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में कई लोगों को उसके पीछे लगाया हुआ है और मैंने आप लोगों को भी उसे ढूंढ रहे हैं। मेरे अपने लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। जल्दी पता लग जाएगा उसका। आखिर कितने दिन छिपकर बैठेगा? अशोक, चंचल, राशि का ध्यान रखना। प्रकाश की तरफ देखते हुए, वैसे साहबजादे, यह खिचड़ी कब से पक रही थी? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और रिया को सब पता था। प्रकाश नजर चुराते हुए, रिया को कैसे पता था? यह तो मुझे भी नहीं पता। अशोक, दादू से, डैड, आपको तो शांति मिल गई होगी प्रकाश की ऐसे छुपा छुपाते शादी कराने में। दादू खुशी से चहकते हुए, और नहीं तो क्या भाई, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हुई। आकाश की शादी तुम लोग दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते हो, और की शादी दुनिया के सामने नहीं हुई है तो प्रकाश की शादी के बारे में तुम लोग किसी को बता नहीं सकते। प्रकाश की शादी के लिए तो मुझे कुछ प्लानिंग करनी नहीं पड़ी। अब मेरे घर का प्रथा तुम लोग शांति से फॉलो करोगे। मेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ गई। अशोक, पापा, आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हो। मुस्कुराते हुए, हाँ, अब तुम भी अपना दिमाग चलाना सीख लो। अशोक, मुझे नहीं चलाना अपना दिमाग, मेरा इस प्रथा में कोई बिलीव नहीं है का। अशोक की बात काटते हुए दादू बोले, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन किसी अपने को खोने का डर यह सब करवा देता है। इतनी देर में राशि भी हॉल में आ जाती है। राशि की लाल लाल आंखें सबको यह बता देती है कि रात में राशि कितना रोई है। प्रकाश का दिल राशि को देखकर तड़प उठता है। दादू, आओ राशि, बैठो। राशि, तुम रिया को कैसे जानती हो? राशि, एक बार वो बदतमीज इंस्पेक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तब रिया ने वहाँ आकर उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया था। तभी से रिया और मैं फ्रेंड्स हैं। रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शादी वाले दिन मैं प्रकाश को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन प्रकाश फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने रिया को फ़ोन किया, तभी रिया ने आप सबको मंदिर भेज दिया। लेकिन रिया यहाँ पर कैसे है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्रकाश, आपने मुझे घर के सभी लोगों के बारे में बताया, लेकिन रिया के बारे में कुछ नहीं बताया। रिया यहाँ कैसे है? दादू, क्या प्रकाश ने तुम्हें हमारे घर की प्रथा के बारे में बताया हुआ है? राशि, हाँ जी, बताया हुआ है। दादू खुश होते हुए, वेरी गुड। फिर तो प्रकाश ने आकाश की शादी के बारे में भी बताया होगा। राशि, हाँ जी, बताया हुआ है। रिया प्रकाश की वाइफ है। राशि के मुंह से हैरानी से निकलता है, व्हाट? रिया आकाश भैया की वाइफ? से मेरा मतलब रिया ने कभी भी बताया ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। बेटे, आपको भी किसी को नहीं बताना है अपनी शादी के बारे में। बाकी चीजें तुम्हें चंचल बता देगी। और हाँ रिया, तुम्हारी फ्रेंड जरूर है, लेकिन रिश्ते में तुमसे बड़ी है, इसलिए तुम उससे भाभी बोला करो। राशि ने सर झुकाकर कहा, ओके। राशि गुस्से में रिया के पास गई और रिया के सवाल पूछने लगी। तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती थी ना। रिया, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक तुम बाहर वाली थी, तो मैं तुम्हें अपनी शादी के बारे में कैसे कुछ बता सकती थी? मेरे किसी भी फ्रेंड को मेरी शादी के बारे में नहीं पता।
एटलीस्ट मेरे मामा चाचा मासी वगैरह किसी को कुछ नहीं मालूम। सभी को ये लगता है कि मैं बिजनेस के लिए इंडिया आई हुई हूँ। मुझे तो पहली मुलाकात में ही पता लग गया था कि तुम और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। प्लीज़ राशि, तुम मुझे गलत नहीं समझो। रिया राशि को अपने गले लगा लेती है। राशि, भाभी आप? रिया, तुम मुझे भाभी क्यों कह रही हो? हम दोस्त हैं ना। राशि, क्योंकि दादू ने कहा है कि मैं आपको भाभी बुलाऊं। रिया, नहीं राशि, मुझे कोई भाभी नहीं बुलाता, सब रिया ही बुलाते हैं। इसीलिए तुम भी मुझे रिया ही बुलाओ, क्योंकि कुछ समय बाद आकाश जी से मुझसे डिवोर्स ले लेंगे। हमारी शादी जबरदस्ती की शादी है राशि। लेकिन रिया, प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ तुम बताओ, तुम क्या करना है? मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो या अपने प्रैक्टिस? राशि, मैं तो प्रकाश के साथ प्रैक्टिस ही करूँगी। रिया, ओके, यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राशि का गाल थपथपाते हुए अशोक के पास आकर, पापा वो ये कह रहा था कि राशि को मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। आई मीन रिया को। अशोक प्रकाश को घूर कर देख रहे होते हैं। प्रकाश फिर रुक रुक कर बोलता है, मेरा मतलब रिया को परेशानी होगी राशि की वजह से। मेरा कहने का मतलब है कि राशि और मेरी शादी। अशोक प्रकाश को घूरते हुए, आपका मतलब क्या है? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यदि रिया को राशि की वजह से कोई परेशानी होगी तो मैं कोई दूसरा रूम खुलवा दूंगा। अशोक, वाटिका में बहुत रूम्स है। प्रकाश चिढ़ते हुए, लेकिन पापा राशि और मेरी शादी हो चुकी है तो हम साथ रह सकते हैं। अशोक, नहीं, जब रिया नीचे रूम में रहती है तो राशि को भी नीचे ही रहेगी। प्रकाश, लेकिन भैया तो रिया के लाइक नहीं करते हैं और उनका डाइवोर्स होने वाला है। अशोक, तो तुम राशि से प्यार करते हो तो राशि को तुम्हारे रूम में भेज दे। नेवर। जब तक तुम्हारी शादी का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अलग ही रहना है। याद नहीं है प्रथा के हिसाब से नो फिजिकल रिलेशन। प्रकाश, लेकिन पापा आप तो मानते नहीं हो, इसे अंधविश्वास बोलते हो। अशोक, क्यों नहीं मानता? मैं भी मानता हूँ। जब मैंने इस प्रथा को फॉलो किया है, डैड ने फॉलो किया है, आकाश के सर जबरदस्ती थोप दी गई है, तुम कैसे नहीं करोगे फॉलो? चुपचाप से जाकर अपना काम करो। खबरदार, जो कभी राशि को अकेले में मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए या समझाऊं? पापा, लेकिन अशोक, शट अप। और ये रिया रिया क्या लगा कर रखा है? भाभी बोला करो, रिश्ते में वो तुम्हें से बड़ी है। अब जाओ यहाँ से। प्रकाश बुरा सा मुंह बनाकर चला जाता है और प्रकाश के जाने के बाद अशोक मुस्कुरा जाते हैं और बोलते हैं, पागल कहीं का। प्रकाश अपने रूम में जा रहा होता है तभी दादू उसे बुलाते हैं और कहते हैं, ये पेपर्स रिया को दे दो। प्रकाश रिया के रूम में जाता है तो वहाँ रिया और राशि बातें कर रही होती है। तो वह राशि से बोलता है कि अगर फुर्सत हो जाए तो मुझसे भी बात कर लेना, आखिर हस्बैंड हूँ तुम्हारा। रिया, आप बात कर लीजिए प्रकाश, मैं बाहर चली जाती हूँ। प्रकाश, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाभी श्री, दादू ने आपको ये पेपर्स भिजवाए हैं, ये लो मुझसे। रिया, आप मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो? प्रकाश, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अब से आपको भाभी जी ही बुलाया जाए। रिया, नहीं प्रकाश, आपके भैया को अच्छा नहीं लगेगा और मिसेस वर्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप मुझे रिया ही बुलाइए और आपने ही हमारा डिवोर्स कराना है। प्रकाश, नहीं, अगर मैंने आपको भाभी नहीं बुलाया तो मेरी पिटाई हो जाएगा डैड से। क्या आपको अच्छा लगेगा कि मेरी बीबी के सामने मेरी पिटाई हो? राशि, जब प्रकाश आपको भाभी बुलाएंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रकाश राशि को अपने करीब खींच लेता है और उसके कमर में हाथ डाल देता है और अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल लो डियर वाइफी। राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रकाश, उस इंस्पेक्टर राम के बारे में कुछ पता चला? गंभीर होते हुए राशि को छोड़ देता है। राशि, मुझ पर विश्वास करो, मैं उस राम को छोड़ूंगा नहीं। उसका नाम राम है और काम रावण वाले हैं। मेरे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं। एक बार वो मिल जाए मैं उसे कानून से सजा जरूर दिलाऊंगा।
मिस्टर सिंह सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे, मेरे लिए भी बहुत माननीय थे। वह बात और यह है कि मुझे उन्हें पापा कहने का मौका नहीं मिला। प्लीज, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। प्लीज मेरे लिए खुश रहा करो। आखिर अब तुम मिसेस राशि प्रकाश वर्मा हो। तुम्हारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। तब भी वहाँ सुहासी आती है और राशि को बोलती है, भाभी आपको दादू बुला रहे हैं। दादू हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। राशि वहाँ आकर दादू से कहती है, दादू आपने मुझे बुलाया। दादू, राशि अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? राशि, दादू मैं लॉयर हूँ तो मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। दादू, राशि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है जिसे मैं और रिया मिलकर संभालते हैं, लेकिन मेरे बिजनेस में मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सच में बिजनेस संभालने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। अकेली रिया क्या क्या संभालेगी? और आकाश प्रकाश और अशोक तो अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है। मैंने कभी उन्हें भी फोर्स नहीं किया और तुम्हें भी नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो, सोचकर बता देना। और बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बीती बातों को भूलने में भी भलाई है। और तुम जाकर आराम करो। एक दिन आकाश अपनी गाड़ी में पेशेंट को देखकर आ रहा था। रास्ते में रिया नजर आती है, जो अपनी खराब गाड़ी से बाहर खड़ी होती है। आकाश रिया के पास गाड़ी रोकता है। आकाश रिया से बोलता है, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रिया आकाश को हैरानी से देखते हुए कहती है, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे एक शादी में जाना है। रिया को ऊपर से नीचे तक देखता है और रिया को येलो कलर का एक सिंपल सा सूट पहना हुआ होती है। कपड़े पहनकर शादी में जा रही हो? रिया अपने कपड़ों को देखकर कहती है, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? आकाश झेपते हुए कहता है, कोई खराबी नहीं है, गाड़ी में बैठो, तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। रिया हिचकिचाते हुए आकाश की गाड़ी में बैठ जाती है और आकाश को एड्रेस बता देती है। आकाश उस ओर गाड़ी मोड़ देता है। गाड़ी के एक ओल्ड एजम होम हमारा घर के आगे रुकती है। आकाश हैरानी से, तुम यहाँ किसकी शादी में आई हो? रिया, मैं यहाँ अंकल आंटी की शादी में आई हूँ, अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हो, कहकर गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। आकाश अंदर जाकर देखता है, वहाँ रिया एक 60 साल के बूढ़े की 55 साल की लेडी की आपस में शादी करा रही होती है। उनको बहुत सारे गिफ्ट देकर और आशीर्वाद लेकर निकलती है और आकाश की कार में जाकर बैठती है और आकाश का इंतजार करने लगती है। आकाश, तुम मुझे अंदर छोड़कर क्यों आ गई? रिया, मुझे लगा आप शादी एंजॉय कर रहे हो, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आकाश, इन अंकल आंटी को इन एज में शादी करने का क्या सूझ गई? रिया, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार उम्र देखकर नहीं होता। आकाश, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? रिया, लोग बने हैं कहने के लिए, पानी बना है बहने के लिए। सिर्फ लोग क्या कहेंगे ये सोच के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? भाड़ में जाए ऐसे लोग। मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आकाश, फिर भी शादी करने के लिए एज सही नहीं है। पता नहीं कौन सा पार्टनर कब किसी के साथ छोड़ दे। इस एज में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। रिया, आपके कहने का मतलब है आने वाले कल के लिए अपना आज खराब कर दे? जब जिंदगी का भरोसा ही नहीं है तो क्यों ना खुलकर जिया जाए? और जिंदगी का भरोसा तो यंग लोगों के साथ भी नहीं है। ये कहकर रिया चुप हो जाती है। आकाश भी यह सुनकर चुप हो जाता है। रिया गाड़ी खुद बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में ही घर आ जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, सब सोने जा चुके थे, लेकिन आकाश को भूख लगी होती है। वो किचन में जाकर फ्रिज में खाना ढूंढता है और वेज बिरयानी निकालकर सोचता है, माइक्रोवेव में गरम कर लेता हूँ और गैस पे गरम कर लूँ या गैस पर गरम कर लूँ। फिर सोचता है, उस दिन मुझ पर आटा गिर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि आज माइक्रोवेव फट जाए या गैस का सिलेंडर फट जाए, जिससे अच्छा है मैं ठंडी ही खा लूँ। लेकिन ठंडी होने के कारण वेज बिरयानी उसे बहुत बेस्वाद लगती है। रिया आकाश को बुरा सा मुंह बनाते हुए खाना खाते देख कहती है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको खाना गर्म कर सर्व कर दूं। आकाश को भूख लगी हुई थी, इसलिए कोई और ऑप्शन ना होगी
वजह से वो रिया को ओके बोल देता है। रिया आकाश को गरम गरम सब्जी के साथ गरम गरम पराठे, रायता, सैलेड और वेज बिरयानी सर्व करती है और अपने रूम में चली जाती है। आकाश खाना खाते हुए मन में सोचता है, यह लड़की इतने काम कैसे मैनेज कर लेती है। बिजनेस भी संभालती है, मंदिर भी जाती है, घर का काम भी संभाल लेती है और सोशल वर्क भी करती है। इतना सब पता नहीं कैसे कर लेती है। कुछ दिन बाद आकाश अपने हॉस्पिटल की नई ब्रांच खोलता है, जिसके इनॉग्रेशन पर वो एक पार्टी दे रहा होता है। आकाश अपने घर के सभी लोगों को पार्टी में आने को बोलता है और चाहता था कि रिया भी पार्टी में आए, लेकिन उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। इसीलिए राशि से कहता है कि राशि, तुम्हें शाम को पार्टी में जरूर आना है। राशि, भैया मैं पार्टी में आकर क्या करूँगी, मैं किसी को जानती भी नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी। आकाश, क्यों, प्रकाश होगा ना तुम्हारे साथ, क्यों बोर होगी, तुम आओगी तो मुझे अच्छी लगेगी। राशि, भैया क्या मैं रिया भाभी को भी ला सकती हूँ पार्टी में। आकाश, मैंने घर के सभी मेंबर्स को बोला है पार्टी में आने के लिए। राशि शरारत से, मतलब आप मानते हैं रिया भाभी इस घर के मेंबर है। आकाश मुस्कुराते हुए, शट अप राशि, चुपचाप से शाम की पार्टी में आ जाना। राशि रिया को पार्टी में चलने को कहती है। रिया, मैं पार्टीज में नहीं जाती हूँ। राशि, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। रिया, यह कैसी जिद है तुम्हारी, तुम जाओ, वहाँ पर दादू, पापा और मिसेस वर्मा होगी और प्रकाश भी तो होंगे ना, वहाँ मेरे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आकाश जी के लिए बहुत स्पेशल दिन है, मैं जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। राशि झूठ-मूठ नाराज होते हुए, अगर आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी और भैया भी सभी फैमिली मेंबर्स को बोला है, आप भी फैमिली मेंबर से आप चलना पड़ेगा। अगर वो कुछ कहते हैं तो मैं संभाल लूंगी, वो इतने भी बुरे नहीं है। रिया, वो बुरे नहीं है लेकिन। राशि, लेकिन कुछ नहीं, आपको चलना है। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे फिर प्रकाश को बुरा लगे या घर के किसी मेंबर को। राशि की जिद पर रिया पार्टी में जाने के लिए मानना पड़ता है। पार्टी अपने टशन पर थी। सभी पार्टी में पहुंचते हैं, सभी आकाश को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। आकाश सबका वेलकम करता है, तभी अपने अपने ग्रुप में बिजी है। एक और दादू अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ थे, दूसरी ओर अशोक, अजय और दोस्तों के साथ बिजी थे और एक तरफ आकाश, रवि, धवन, राजीव, रोहन, विशाल, समीर, अथक, रोमा, तानिया एक ग्रुप में मस्ती मजाक कर रहे थे। धवन, प्रकाश और सुभाषी क्यों नहीं आए अभी तक। आकाश, सामने देख, आ गए हैं वो। सामने से प्रकाश, राशि, चंचल, सुभाषी और रिया आए थे। प्रकाश ने लाइट ग्रे कलर का सूट पहना था और चंचल ने साड़ी पहनी हुई थी। सुभाषी ने भी अनारकली सूट पहना हुआ था और राशि ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। और रिया ने लाइट पिंक कलर की स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह सबके बीच बिल्कुल अलग लग रही थी। सभी लोगों की नजरें राशि और रिया पर जाती थी। प्रकाश भी रिया को देखता रह जाता है, वह लग ही रही थी बहुत ब्यूटीफुल। धवन आकाश से पूछता है, यह प्रकाश के साथ कौन है ग्रीन कलर में, और वह ये लाइट पिंक कलर की साड़ी में कौन है चंचल आंटी के साथ। आते हुए प्रकाश राशि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, सी इज माई गर्लफ्रेंड राशि। सब एक साथ हुडिंग करते हैं, राशि को हाय बोलते हैं। राशि भी सबको हेलो कहती है। धवन आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, लो भाई, तुझे तो मिली नहीं आज तक, इसे मिल गई, भाई पटा ले कोई को, नहीं तो प्रकाश की शादी हो जाएगी और तू कुंवारा रह जाएगा, कहकर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। रोमा, अथक की बहन, यह मामी जी के साथ कौन है पिंक साड़ी में। अथक चिढ़ते हुए, यही तो है रिया, जिसे नाना जी ने बर्मा एम्पायर की वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। धवन अपने दिल पर हाथ रखते हुए आकाश से, यार कितनी ब्यूटीफुल है, मेरी सेटिंग करा दे इसके साथ। आकाश, सटअप धवन, दादू के दोस्त की बेटी है। धवन, तो क्या हुआ, तू मेरी सेटिंग करा दे इसके साथ। आकाश चिढ़ते हुए, मैं क्यों कराऊं, तू खुद जाकर पटा ले। धवन आकाश के साथ अपने ड्रिंक का ग्लास रखता है और रिया के पास जाकर उससे पूछता है, मैं आई डांस विथ यू प्लीज। रिया हाथ जोड़कर बोलती है, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नृत्य नहीं आता है। धवन हंसते हुए बोलता है, मैं आपसे डांस के लिए पूछ रहा हूँ,
रिया, मैं भी आपको उसी बारे में बता रही हूँ। धवन अपना हाथ बढ़ाकर, हाय आई एम धवन, मुझसे दोस्ती करेंगी? रिया, कृपया क्षमा करें, मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। यह कहकर रिया चंचल और सुभाषी के पास चली जाती है, जो कि पूजा के साथ थी। चंचल रिया को पूजा से मिलवाती है। रिया अपने मन में परेशान होते हुए, यह कहाँ आ गई? कितनी बोरिंग पार्टी है, यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं। आकाश दूर से रिया को देख रहा था कि रिया बोर हो रही है। रोमा और रवि एक कोने में सबकी नज़रों से बचाकर बात कर रहे थे। रोमा, तुम कब मेरे डैड को हमारी शादी के बारे में बात करने वाले हो? मैं थक गई हूँ मामी की लाई रिश्तों से मना करते करते। रवि, तुम्हारे पापा मल्होत्रा इंडस्ट्री की मालिक है और मैं एक अनाथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने स्कॉलरशिप से अपनी पूरी पढ़ाई की है और आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी हूँ। सब कुछ मेरे पास है तुम्हें देने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे पापा मना ना कर दे। रोमा गुस्से में, तुम मुझसे प्यार करते हो या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? रवि, आई लव यू यार। रोमा, बहुत, लेकिन तुम मेरी परेशानी समझ नहीं रही हो। कैसे इतने बड़े शख्सियत की बेटी का हाथ मांग लूं और उन्होंने मना कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना। रोमा, तुम आकाश भाई से क्यों नहीं बात करते? वो तो तुम्हारे दोस्त है। रवि मायूसी से, तुम आकाश की बहन हो, कहीं उसकी दोस्ती से भी हाथ ना धोना पड़े। रोमा गुस्से में, फिर आ जाना मेरी शादी में मेरी डोली उठाने के लिए, कहकर चली जाती है। रवि रोमा को दो आंखें देख रही थी। पार्टी खत्म होती है, सभी अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अथक अपनी कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अजय और परेशान हो रहे होते हैं। अजय अपने ड्राइवर को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाते हैं, लेकिन उससे पहले दादू अजय और अथक को अपने गाड़ी में ऑफर कर देते हैं। अजय, नहीं पापा जी, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया है। इसकी बात की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।